जरा सोचिए, एक ऐसा लोकोमोटिव जो अपने जमाने से पूरे एक दशक आगे की टेक्नोलॉजी लेकर आया था, इतना पावरफुल कि इसकी बराबरी करने वाले अगले मॉडल को भारत आने में लगभग 10 साल लग गए। इसे बनाने के लिए दुनिया के दो सबसे बड़े टेक जायंट्स अपने सबसे एडवांस्ड इंजीनियर्स और बेहतरीन डिजाइन के साथ मैदान में उतरे थे। यह बीस्ट भारत के हजारों किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क में सिर्फ एक बेहद मुश्किल पहाड़ी रोड पर दौड़ा, जहां घुमावदार मोड़ और तीखी चढ़ाइयां बड़े बड़े लोकोमोटिव्स को भी हाँफने पर मजबूर कर देते थे। फिर भी इसने दशकों तक बिना किसी शोर शराबे के देश की सबसे भारी गुड्स ट्रेन्स को अकेले ही खींचा। आखिर ये आइकॉनिक लोकोमोटिव कौन सा था? आज के इस वीडियो में हम इसी भूली बिसरी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से एक्सप्लोर करेंगे। 1970 के दशक के मध्य में आए एनर्जी क्राइसिस ने भारत सरकार को आयातित एनर्जी सोर्सेज पर निर्भरता कम करने के लिए गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी के परिणामस्वरूप 1979 में अगले 25 वर्षों के भीतर सभी प्रमुख रेलवे रूट्स के पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया। इसी नई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1978 में CLW और RDSO के इंजीनियरों ने WAM-4 को रीगियर करके विशेष रूप से फ्रेट ऑपरेशंस के लिए विकसित किया। यहीं से WAG-5 क्लास का जन्म हुआ। दिलचस्प बात यह है कि नाम में WAG होने के बावजूद इसका पहले की WAG क्लासेस से कोई सीधा संबंध नहीं था। पहला WAG-5 लोको नंबर 21,100 दिसंबर 1978 में एक संशोधित WAM-4B के रूप में तैयार हुआ और अगले लगभग 2 दशकों में इसकी कुल 1194 यूनिट्स का निर्माण किया गया। लेकिन WAG-5 की भी अपनी सीमाएं थीं। ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आने वाली ईस्टर्न घाट्स की कोतवलसा जंक्शन से किरंडुल KK लाइन, जो तीखे मोड़ों और खड़ी चढ़ाइयों वाला भारत का सबसे चुनौतीपूर्ण फ्रेट रूट माना जाता है, वहां शुरुआत में WAM-4 और बाद में WAG-5 का उपयोग किया गया। हालांकि इस कठिन रूट पर जल्द ही इससे भी ज्यादा शक्तिशाली लोकोमोटिव की आवश्यकता महसूस होने लगी। 1980 के दशक के मध्य तक इंडियन रेलवेज की रीढ़ WAM-4 एंड WAG-5 क्लासेस ही थीं, लेकिन इन दोनों की डिज़ाइन 1960 के दशक की शुरुआती 50 साइकिल ग्रुप डिज़ाइन पर आधारित थी, जो अब धीरे धीरे पुरानी पड़ने लगी थी। उधर यूरोप और जापान में थायरिस्टर चॉपर कंट्रोल टेक्नोलॉजी के आने से समान वजन में कहीं अधिक पावरफुल लोकोमोटिव्स विकसित किए जा रहे थे। ऐसे में इंडियन रेलवेज के लिए भी नई पीढ़ी की अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स विकसित करना समय की मांग बन चुका था। यहीं से WAG-6 की असली कहानी शुरू होती है। 1980 के दशक की शुरुआत में जब WAG-1 से WAG-5 तक की कमियों को दूर करने और 1990 तक स्टीम लोकोमोटिव्स को पूरी तरह हटाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवेज ने थायरिस्टर कंट्रोल्ड 6000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए एक ग्लोबल टेंडर जारी किया। इस टेंडर की शर्तें जानबूझकर काफ़ी खुली रखी गई थीं। केवल इतना तय किया गया था कि लोकोमोटिव में 6 एक्सेल हों, लगभग 6000 हॉर्स पावर की शक्ति हो, थायरिस्टर चॉपर कंट्रोल तकनीक का उपयोग किया गया हो और वह 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी विश्वसनीय तरीके से काम कर सके। जो भी डिज़ाइन भारतीय परिस्थितियों में सबसे बेहतर साबित होता, उसका आगे बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाना था, संभवतः किसी इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर। इस टेंडर के आर्डर नंबर से पता चलता है कि इस परियोजना की योजना 1985 से ही बननी शुरू हो गई थी। 85 RSF 459 जैसे रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं। उस दौरान मल्टीपल टेंडर्स जारी किए गए। इस ग्लोबल टेंडर का जवाब 2 कंपनियों ने दिया, स्वीडन की एसिया और जापान की हिटाची। दोनों कंपनियों को टेंडर मिला, लेकिन उन्हें मिलकर काम नहीं करना था। हर कंपनी को अपना स्वतंत्र डिज़ाइन प्रस्तुत करना था। ASEA ने बो एक्सल अरेंजमेंट पर आधारित एक डिज़ाइन पेश किया, जबकि हिटाची ने 2 अलग अलग डिज़ाइन प्रस्तुत किए। पहला बो जो जापानी लोकोमोटिव डिज़ाइन स्टाइल के अधिक करीब था, और दूसरा कोको जो उस समय इंडियन रेलवेज के मौजूदा लोकोमोटिव्स की व्यवस्था से मेल खाता था। इन प्रस्तावों से संतुष्ट होकर इंडियन रेलवेज ने ASEA से 6 लोकोमोटिव्स एंड हिताची से 12 लोकोमोटिव्स का ऑर्डर दिया, जिनमें 6 बो और 6 कोको कॉन्फ़िगरेशन वाले लोकोमोटिव्स शामिल थे। ASEA ने अपने बेहद सफल RC फैमिली पर आधारित डिज़ाइन चुना, जिसका उपयोग स्वीडन में बड़े पैमाने पर किया जा चुका था। दूसरी ओर
हिताची ने अपने उन एक्सपोर्ट डिज़ाइन से प्रेरणा ली जिन्हें वह 1970 के दशक से मोरक्को की ONCF के लिए 3 किलोवोल्ट DC लोकोमोटिव्स के रूप में विकसित कर रही थी। दोनों निर्माताओं ने 1987 में अपने अपने लोकोमोटिव्स का निर्माण पूरा किया और 1988 की शुरुआत में उनकी डिलीवरी भारत में शुरू हुई। ASEA द्वारा निर्मित लोकोमोटिव की पहली यूनिट दिसंबर 1987 में भारत पहुंची, जबकि बाकी 5 यूनिट्स जनवरी 1988 में पहुंची। इसके कुछ ही महीनों बाद हिताची द्वारा निर्मित दोनों मॉडल्स बो और कोको की सभी यूनिट्स भी भारत आ गईं। भारत पहुंचने के बाद ASEA द्वारा बनाए गए लोकोमोटिव्स को WAG-6A क्लास, हिताची के बो डिज़ाइन को WAG-6B क्लास और कोको डिज़ाइन को WAG-6C क्लास नाम दिया गया। इसी दौरान 5 जनवरी 1988 को ASEA ने स्विट्ज़रलैंड की ब्राउन बोवेरी के साथ बराबर की साझेदारी में मर्ज होकर ABB ASEA ब्राउन बोवेरी का गठन किया। इसके बाद WAG-6A भी आधिकारिक रूप से ABB की पहचान के साथ जुड़ गया। सभी 18 WAG-6 लोकोमोटिव्स को वॉल्टेयर विशाखापट्टनम इलेक्ट्रिक लोको शेड को सौंपा गया। उसी वर्ष इन्हें विशाखापट्टनम किरंदुल लाइन पर भारी फ्रेट ऑपरेशंस में लगाया गया। इनका मुख्य काम आयरन ओर से लदी बॉक्सन और BCNA जैसी भारी फ्रेट ट्रेन्स को खींचना था। इस कठिन घाट सेक्शन में WAG-6 की अधिक शक्ति पारंपरिक रेसिस्टर कंट्रोल और ट्रांसफॉर्मर टैप चेंजर लोकोमोटिव्स की तुलना में साफ तौर पर बेहतर साबित हुई। दिलचस्प बात यह है कि WAG-6 के तीनों वेरिएंट्स पूरी सेवा अवधि के दौरान लगभग केवल इसी के लाइन पर संचालित किए गए। एक और ख़ास विशेषता यह थी कि WAG-6 क्लास में कैब के दोनों ओर वेस्टिबल डोर दिए गए थे। इसका फ़ायदा यह था कि मल्टीपल यूनिट संचालन के दौरान चालक बिना नीचे उतरे एक लोकोमोटिव से दूसरे लोकोमोटिव में आसानी से जा सकता था। हालांकि तीनों वेरिएंट्स का मूल उद्देश्य एक ही था, लेकिन बोगी डिज़ाइन, ट्रैक्शन मोटर्स और मैक्सिमम स्पीड के मामले में इनमें स्पष्ट अंतर था। WAG-6A जिसे ABB ने विकसित किया था, उसमें बो व्हील अरेंजमेंट दिया गया था। इसमें ASE AL3M4502 के 6 बोगी माउंटेड फुली सस्पेंडेड सेपरेटली एक्साइटेड DC ट्रैक्शन मोटर्स लगाए गए थे। इस लोकोमोटिव की पावर आउटपुट लगभग 6280 हॉर्स पावर, वेट 123 टन और मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट लगभग 46 टन था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 120.7 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि इसके डिज़ाइन को भविष्य में 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक अपग्रेड करने की क्षमता के साथ तैयार किया गया था। हालांकि इंडियन रेलवेज ने इसे कभी 160 किलोमीटर प्रति घंटा पर परीक्षण के लिए नहीं चलाया। यदि इसी प्लेटफॉर्म पर कभी पैसेंजर वेरिएंट विकसित किया जाता तो संभव है कि आज यह WAP-7 के साथ इंडियन रेलवेज की प्रमुख पैसेंजर लोकोमोटिव क्लासेस में शामिल होता। WAG-6A की कुल 6 यूनिट्स बनाई गईं, जिनके लोको नंबर्स 26,000 से 26,005 तक थे। WAG-6B में भी बो व्हील अरेंजमेंट दिया गया था। इसमें हिताची HS1556 OIR बोगी माउंटेड DC ट्रैक्शन मोटर्स लगाए गए थे। इसकी पावर आउटपुट लगभग 6050 हॉर्स पावर, वेट 123 टन, मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा और मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट लगभग 45 टन था। WAG-6C मेको को व्हील अरेंजमेंट अपनाया गया था, जो उस समय इंडियन रेलवेज के अधिकांश भारी फ्रेट लोकोमोटिव्स जैसा था। इसमें हिताची HS15256 UIR एक्सल हंग नोज सस्पेंडेड DC ट्रैक्शन मोटर्स लगाए गए थे। इसकी पावर आउटपुट लगभग 6050 हॉर्स पावर, वेट 123 टन, मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा तथा मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट लगभग 45 टन था। 1988 से 1990 के बीच WAG-6 के तीनों वेरिएंट्स ने शानदार प्रदर्शन किया और खुद को एक विश्वसनीय लोकोमोटिव साबित किया। लोको पायलट्स के बीच भी इनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। हालांकि कई रिपोर्टों के अनुसार हिटाची के लोकोमोटिव्स ABB के मुकाबले थोड़े अधिक भरोसेमंद माने गए, लेकिन इसी दौरान चॉपर कंट्रोल टेक्नोलॉजी का विकास लगभग रुक गया, क्योंकि वैश्विक स्तर पर 3 फेज AC ड्राइव की उन्नत तकनीक का विकास हो चुका था और 1990 तक यह टेक्नोलॉजी पहले ही विकसित होकर एडवांस्ड रेलवे ट्रैक्शन की दिशा में आगे बढ़ चुकी थी। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती WAG-6 की कीमत थी। ये पूरी तरह आयातित अत्याधुनिक लोकोमोटिव्स थे, इसलिए इनकी लागत काफ़ी ज़्यादा थी।
उस समय किसी भी भारतीय निर्माता के पास इतनी उन्नत तकनीक को घरेलू स्तर पर बड़े पैमाने पर बनाने की क्षमता भी नहीं थी। नतीजतन इंडियन रेलवेज बार बार नए बैच का ऑर्डर टालती रही और आखिरकार 1990 के दशक की शुरुआत में इस योजना को पूरी तरह छोड़ दिया गया। इसके बजाय रेलवे ने अपेक्षाकृत कम उन्नत लेकिन घरेलू और सस्ते WAG-5 का उत्पादन जारी रखने का फैसला किया। विडंबना यह रही कि जिस WAG-5 को बदलने के लिए WAG-6 विकसित किया गया था, आखिरकार उसी WAG-5 का वर्चस्व भारतीय रेल पर कई वर्षों तक बना रहा। WAG-6 के लिए प्रस्तावित बड़े उत्पादन की जगह अंततः CLW द्वारा विकसित WAG-7 ने ली, जिसकी डिज़ाइन पर काम 1990 में शुरू हुआ। WAG-7 मूल रूप से WAG-5 का एक अधिक शक्तिशाली और उन्नत संस्करण था। इसकी पावर आउटपुट लगभग 5000 हॉर्स पावर, वेट 123 टन्स और स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट लगभग 41 टन्स था। पहले WAG-7 का उद्घाटन 3 अगस्त 1992 को हुआ और इसे मदर टेरेसा के सम्मान में शांतिदान नाम दिया गया। इसी के साथ 1992 में WAG-7 ने आधिकारिक रूप भारतीय रेल की सेवा में प्रवेश किया। अगले लगभग 23 वर्षों में इसकी करीब 1970 से 1974 यूनिट्स का निर्माण हुआ और 2015 तक यह इंडियन रेलवेज की सबसे सफल फ्रेट लोकोमोटिव क्लास बन गई। हालांकि तकनीकी दृष्टि से WAG-7 WAG-6 जितना शक्तिशाली नहीं था। जहां WAG-6 लगभग 6000 हॉर्स पावर और आधुनिक थायरिस्टर चॉपर कंट्रोल टेक्नोलॉजी पर आधारित था, वहीं WAG-7 पारंपरिक टैप चेंजर टेक्नोलॉजी का ही उपयोग करता था। इसी कारण तकनीकी रूप से WAG-6 WAG-7 से लगभग 20% अधिक शक्तिशाली माना गया। जुलाई 1993 में इंडियन रेलवेज ने स्विट्जरलैंड की ABB के साथ 3-फेज AC ड्राइव टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत 22 WAG-9 फ्रेट लोकोमोटिव्स और 11 WAP-5 पैसेंजर लोकोमोटिव्स का ऑर्डर दिया गया। पहला WAG-9 1997 की शुरुआत में भारत पहुंचा, जबकि 18 नवंबर 1998 को WAG-9 लोको नंबर 31022 नवयुग भारत में निर्मित पहला 3-फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बना। इसके बाद 6125 हॉर्स पावर और लगभग 53 टन मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट वाले WAG-9 के आने के साथ ही WAG-6 से भारत का सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होने का दर्जा छिन गया। करीब 1997 तक WAG-6 इंडियन रेलवेज के सबसे शक्तिशाली फ्रेट लोकोमोटिव्स बने रहे। चूंकि WAG-6 शुरू से ही एक प्रोटोटाइप सीरीज के रूप में विकसित किया गया था, इसलिए आगे उत्पादन रुकने के बाद ABB और हिताची दोनों ने इसके स्पेयर पार्ट्स का निर्माण बंद कर दिया। उपलब्ध पार्ट्स का सीमित भंडार खत्म होने पर विशाखापट्टनम इलेक्ट्रिक लोको शेड ने कुछ लोकोमोटिव्स को स्पेयर पार्ट्स डोनर कैनिबलाइजेशन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि बाकी लोको चल सकें। हालांकि 1999 से 2000 के दौरान पार्ट्स की भारी कमी के कारण ये लोकोमोटिव्स नियमित मेनलाइन सर्विस से हटने लगे थे, लेकिन 2002 के अंत तक इनकी विश्वसनीयता इतनी घट गई कि इन्हें पूरी तरह मेनलाइन से हटा दिया गया। हालांकि 2003 में एक आखिरी प्रयास के तहत ABB और हिताची से सीमित मात्रा में स्पेयर पार्ट्स मंगवाए गए, जिसके बाद कुछ समय के लिए WAG-6 फिर से मेनलाइन सर्विस में लौट सका। इसके बावजूद ABB की बेहतर रखरखाव वाला WAG-6A 2012 से 2014 तक सेवा में बना रहा और इसकी अंतिम यूनिट्स अगस्त 2015 में रिटायर हुए। वहीं हिताची के WAG-6B लोकोमोटिव्स 2010 के दशक की शुरुआत तक पूरी तरह सेवा से बाहर हो चुके थे, लेकिन WAG-6C ने सबसे लंबी सेवा दी और नवंबर 2023 तक विशाखापट्टनम के आसपास शंटिंग तथा डिपार्टमेंटल ड्यूटीज़ में कार्य करता रहा। आखिरकार 2024 तक WAG-6 के सभी शेष लोकोमोटिव्स भी आधिकारिक रूप से विथड्रॉ कर दिए गए। यहीं भारतीय रेल के इस गौरवशाली लेकिन सीमित सफर का अंत हो गया। आज WAG-6 के तीनों वेरिएंट्स में से केवल 2 लोकोमोटिव्स को ही संरक्षित किया गया है। WAG-6A नंबर 26000 और WAG-6C नंबर 26020। तो दोस्तों, यही थी भारत के पहले आधुनिक थायरिस्टर कंट्रोल्ड फ्रेट लोकोमोटिव्स WAG-6 की पूरी कहानी। एक ऐसी लोकोमोटिव क्लास जिसने बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बड़े प्रोडक्शन ऑर्डर के और बिना कभी हेडलाइंस में आए लगभग 3 दशकों तक चुपचाप अपना काम किया। जब पूरे भारतीय रेलवे में WAG-5 और WAM-4 जैसे लोकोमोटिव्स का दबदबा था, तब यही इंजन्स
कोट्टा वलासा से किरंदुल लाइन पर देश की सबसे भारी आयरन और रेक्स को लगातार हॉल कर रहे थे। सिर्फ 18 लोकोमोटिव्स की फ्लीट, सिर्फ एक डेडिकेटेड रूट। फिर भी इंडियन रेलवेज के इतिहास का यह सबसे फैसिनेटिंग और सबसे अंडररेटेड चैप्टर्स में से एक है। आज इन लोकोमोटिव्स में से ज्यादातर स्क्रैप हो चुके हैं। केवल कुछ इंजन्स जैसे WAG-6A और WAG-6C हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए बचाए गए हैं और विशाखापट्टनम के आसपास खामोशी से अपनी विरासत की गवाही दे रहे हैं। बाकी इंजन्स अब सिर्फ पुरानी फोटोग्राफ्स, IRFCA के आर्काइव्स और रेल फैंस की यादों में ही जिंदा है। WAG-6 की कहानी हमें एक अहम सीख देती है। हर बड़ी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट का बड़े पैमाने पर अडॉप्शन होना ज़रूरी नहीं होता। कभी कॉस्ट, कभी टाइमिंग और कभी सर्कमस्टांसेस उसके रास्ते में आ जाते हैं। लेकिन जो मशीन्स पूरी रिलायबिलिटी और डेडिकेशन के साथ अपना काम करती हैं, उनकी लेगेसी कभी ख़त्म नहीं होती। चाहे उन्हें उस समय पहचान मिले या नहीं, उनकी कहानी एक दिन ज़रूर सामने आती है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल रेल टेक इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं अगली वीडियो में आप किस लोकोमोटिव की कहानी देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।